हाय एंड वेलकम। माय नेम इज डॉक्टर देवाशीष शर्मा। मैं एक रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ हूँ और एपिसोड नंबर 43 में आपका स्वागत करते हैं आस्क डॉक्टर देवाशीष शर्मा की सीरीज में। तो पहला क्वेश्चन आज पूछा है सैंडी कौर जी ने, और सैंडी कौर जी ने ये पूछा है कि उनकी जो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है उसको अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं और उनको पहले से बहुत आराम है, लेकिन उनको अभी कुछ नमनेस और बहुत माइल्ड पेन कभी कभी उनके पैरों में आता है और आई थिंक शायद लेफ्ट में ज़्यादा आता है। तो मैम ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी डीकम्प्रेशन सर्जरी के बाद कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसमें से 80 to 90% सर्जरी की जो दिक्कत है वो फर्स्ट वीक में रिकवर हो जानी चाहिए, जिसमें कि पेन तो शामिल है लेकिन नमनेस शामिल नहीं है। नमनेस लगभग उतनी ही बची रहती है और वो धीरे धीरे ठीक होती है। इट टेक्स अराउंड 3 to 6 months कि पूरी तरह नमनेस ठीक हो, और डिपेंड करता है किस एक्सटेंट का डैमेज है। अगर आपको बहुत पुरानी डिस्क रही है और आपको बहुत दिनों तक प्रॉब्लम रही है तो थोड़ी बहुत नमनेस जो होती है वो परमानेंटली भी परसिस्ट कर सकती है। हालांकि 90% केसेस में 3 से 6 महीने में जो नमनेस होती है वो पूरी तरह ठीक हो जाती है और मैं आपके लिए स्पीडी रिकवरी की सोचता हूं कि वो बहुत जल्दी से जल्दी होगी। एंड आई प्रे टू गॉड दैट यू विल गेट अ गुड रिकवरी। नेक्स्ट सवाल पूछा है अब्दुल रहमान विश्वास जी ने। उन्होंने ये बताया है कि उनको L5S1 डिस्क है और जो मैंने पेशेंट्स के वाले सिम्टम बताए हैं उसके हिसाब से वो लास्ट स्टेज में नहीं है, यानी कि उनका मतलब ये है कि उनको ब्लैडर बाउल सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, वीकनेस नहीं है और अभी पेन ही होता है। पर वो बता रहे हैं कि उनके MRI में जो डायमीटर है वो 1.4 मिलीमीटर्स रह गया है। तो ऐसे में क्या सर्जरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो अब्दुल सर, जो सर्जरी होती है उसके लिए पैन वर्ल्ड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बट अगर कैलकुलेटेड डायमीटर 1.4 mm है तो वो काफ़ी कम है। ऐसे केस में अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ से मेडिकल एक्सेस फ्यू मिनट्स अवे है तो सर्जरी को आप नहीं करके कंजर्वेटिवली ठीक होने का वेट कर सकते हैं। बट यदि आपको लगता है कि अगर आपको कोई ब्लैडर बाउल इशू आया और आपको कोई वीकनेस हुई और आप मेडिकल एक्सेस पहुंचने में आपको 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे या 12 घंटे से ज़्यादा लग सकते हैं, तो ऐसे केस में एडवाइजेबल है कि आप सर्जरी करा लें। बट यदि आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है तो हो सकता है कि धीरे धीरे जो आपकी डिस्क है वो गलने लगे अंदर और आपका कैनाल डायमीटर बढ़ने लगे। सर्जरी एब्सोल्युटली मस्ट तो नहीं है, बट हाँ टुवर्ड्स रिकमेंडेड साइड की तरफ हो सकती है। नेक्स्ट सवाल विक्रम कुमार जी ने पूछा है। उन्होंने ये पूछा है कि उनको C1 C2 में प्रॉब्लम है और उसका वो काफ़ी दिन से इलाज करवा रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं और गर्दन को मूव करने में भी दिक्कत होती है। रात को भी उनको ट्रांसलेशन से रिलेटेड इश्यूज आने लगे हैं। तो देखिए, अगर C1 C2 में हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, वेरी माइल्ड कॉम्प्रोमाइज है आपके MRI में तो कोई बात नहीं, लेकिन C1 C2 के ऊपर हर चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। C1 C2 या C0 C1 या इन दोनों पे अगर कोई इंस्टेबिलिटी हो रही है जो कि आपके डायनामिक स्टडीज में या फिर इवन स्टैटिक स्टडीज में डॉक्यूमेंट हो रही है, या फिर ये पता लग पा रहा है कि MRI में कि दिक्कत है और आपको C1 C2 में इंस्टेबिलिटी है या वो हड्डियां खिसक रही हैं, तो आपको सर्जरी ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि उसी सर्जरी से इसका परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। नहीं तो पैरालिसिस होने का और परमानेंट पैरालिसिस होने का बहुत ज़्यादा रिस्क इन केसेस में हो सकता है। नेक्स्ट सवाल पूछा है बलबीर सिंह चौहान जी ने। उनको 6 साल पहले पैरालिसिस का अटैक आया था, बट वो अब ठीक हो गया है और उनको बेसिकली अभी जो दिक्कतें हो रही हैं उसमें शायद फुट ड्रॉप है, हिप में भारीपन है। तो बलबीर सर, ठीक हो सकता है कि नहीं, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल इसलिए है कि हमें सोर्स ऑफ पैरालिसिस पता नहीं है या कारण पैरालिसिस का पता नहीं है। यदि वो पैरालिसिस आपके ब्रेन से आ रहा है तो ठीक होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, ये आपको न्यूरोलॉजिस्ट बता पाएंगे आपके ब्रेन को समझ के, आपको टेस्ट करके। यदि वो स्पाइन से आ रहा है
तो स्पाइन में कितना कंप्रेशन है, उस कंप्रेशन के लिए हम क्या इलाज कर सकते हैं, ये डिसाइड होगा आपके एमआरआईज को देख के, आपकी करंट कंडीशन को देख के और ड्यूरेशन ऑफ पैरालिसिस को देख के। तो अगर आपको स्पाइन से ऐसी दिक्कत लग रही है तो आप अपना एमआरआई कराएं और नज़दीकी स्पाइन सर्जन से सलाह लें कि और ये समझें कि ये दिक्कत क्यों आ रही है और उनसे क्लियर कट पूछें कि आप फ्यूचर में कितनी रिकवरी एक्सपेक्ट करते हैं, क्या मैं ठीक हो सकता हूं या नहीं, और अगर हो सकता हूं तो कितने दिन में और किसके कितने % चांसेस हैं, वो आपको जरूर गाइड करेंगे और उससे आपको अपनी लाइफ को प्लान करने में आसान रहेगा। नेक्स्ट सवाल गुलाम मुस्तफा जी ने पूछा है। उन्होंने बोला है कि उनको पैरों में वीकनेस तो है लेकिन वो सहारा लेके काफी लंबा चल सकते हैं और उनको 4 लेवल पे दिक्कत है उनके एमआरआई के हिसाब से, तो उनकी कौन सी सर्जरी होगी। तो मुस्तफा सर, सर्जरी इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा सर्जन कर रहा है, किस तरह की दिक्कत है और कौन सा सर्जन किस सर्जरी करने में कितना ज्यादा अभ्यस्त है। हो सकता है कोई सर्जन ओपन स्पाइन सर्जरी से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे दे, हो सकता है कोई सर्जन उसी को माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से करे, और हो सकता है कोई सर्जन 4 लेवल पे एंडोस्कोपी कर दे। तो डिपेंड करता है वो सर्जरी आपकी होगी कि जो आपके प्राइमरी सर्जन आपको ट्रीट कर रहे होंगे, जिनको ऐसा लगेगा कि उस सर्जरी में वो माहिर हैं और आपका अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे मेरे केस में मैं बात करूं तो मेरे लिए लेवल की कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं 1 लेवल से दिक्कत को एंडोस्कोपी से करता हूं, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल, 7 लेवल। मेरे लिए लेवल का कोई मतलब ही नहीं है। मैं एंडोस्कोपी कितने भी लेवल पे कर सकता हूं जितने लेवल पे दिक्कत है। बस सर्जरी का टाइम बढ़ता है, तो आप ओपन करते हो तब भी टाइम बढ़ता है, बल्कि टाइम बढ़ते वक्त मुझे तो अच्छा लगेगा कि मैं एंडोस्कोपी से करूं, क्योंकि 4 होल बना के सर्जरी करने से ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू किसी इंसान को 6 इंच 8 इंच चीरा लगाने से, क्योंकि उतनी देर में बहुत सारा ब्लड लॉस होएगा और फिर वुंड कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क है। तो 4 लेवल एंडोस्कोपी अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी गुड थिंग, बट हो सकता है कोई सर्जन को लगे कि एंडोस्कोपी 1 ही लेवल पे करना अच्छा होता है या 2 ही लेवल पे करना अच्छा होता है। और हर इंसान के अपने बायस होते हैं, हर इंसान अपने तरीके से काम करता है। कोई आदमी ये कह सकता है कि मेरे लिए अगर 10 किलोमीटर जाना है तो बाइक और उससे ज्यादा जाना है तो गाड़ी। कोई कह सकता है कि नहीं 5 किलोमीटर भी गाड़ी से ही क्यों ना जाऊं, वो ज्यादा सेफ है। कोई ये कह सकता है मैं तो 200 किलोमीटर बाइक चला सकता हूं। तो डिपेंड करता है कि आपके सर्जन किस चीज में ट्रेंड हैं, किस चीज में उनका एक्सपोजर है और क्या चीज वो रेगुलरली कर रहे हैं। तो वो सर्जरी आपकी होगी जो आपके सर्जन चाहेंगे और उनको लगेगा उसमें वो कॉन्फिडेंट है। मेरे ओपिनियन में 4 लेवल हैं और 4 लेवल में अगर कोई मेजर इंस्टेबिलिटी नहीं है तो आराम से एंडोस्कोपी की जा सकती है, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो दोस्तों ये था एपिसोड आज का, और इस एपिसोड से अगर आपको कुछ हेल्प मिली है या आपको कोई ऐसी बात पता चली है जो आपके काम की है तो मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूं। आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमें बहुत हौसला अफजाई होती है। आपके एक सब्सक्रिप्शन बटन को दबाने से हमें बहुत हिम्मत मिलती है, हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप हमारे साथ हो और मेरी बातें आपके काम आ रही हैं। मेरा चैनल मैंने कभी भी मोनेटाइज नहीं किया और कभी मोनेटाइज करूंगा भी नहीं। मैं सिर्फ अच्छी जानकारी सब तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं अपने चैनल पे आज डॉक्टर देवाशीष के एपिसोड्स जो हम बनाते हैं सिर्फ इसलिए बनाते हैं जैसे कि कभी किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम हो रही है और अगर मेरे बताए हुए किसी एक शब्द से कोई भी फायदा किसी इंसान को पहुंचता है तो वो मेरी खुशी नहीं है। इनफैक्ट किसी भी स्पाइन सर्जन की खुशी नहीं है, वो हमारा कर्तव्य है। अगर हम डॉक्टर बने हैं, स्पाइन सर्जन बने हैं तो पेशेंट्स देखना तो हमारा काम है ही, लेकिन अगर डिजिटल मीडिया हमें दिया गया है उसका यूज करके आप सबको सही राय देना और आप सबको जितना पॉसिबल टाइम हमारे पास हो उसमें सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, ये भी हमारी ही ड्यूटी है। थैंक यू वेरी मच। आपको फिर से मिलूंगा मैं नए एपिसोड में और नए वीडियोस के साथ। थैंक यू।